बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 11 है मेडिकल फिज़िक्स का। और जैसा कि आप जानते हैं हमने गैमा रेज़ की इंटरेक्शन मैकेनिज़म्स स्टार्ट की हैं। इसमें हमने सबसे पहले पेयर प्रोटेक्शन की बात की, फिर फोटोन्यूक्लियर रिएक्शन की बात की, फिर हम डिस्कस कर चुके हैं काउंटन इफ़ेक्ट। काउंटन इफ़ेक्ट की फर्दर डिस्कशन इस लेक्चर में हम करेंगे। ज़ाहिर है हमने प्रीवियसली ये देखा था कि काउंटन इफ़ेक्ट होता क्या है और स्कैटरिंग एंगल क्या होता है और कैसे वो सारा प्रोसेस होता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ज़ाहिर है उस आने वाले गैमा रे के पास अगर तो ये मुख्तलिफ़ तरह की इंटरेक्शंस कर सकता है, तो उन इंटरेक्शंस में से काउंटन इफ़ेक्ट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट करेगा, काउंटन इफ़ेक्ट करेगा, पेयर प्रोटेक्शन करेगा। तो हर मैकेनिज़्म के अपने अपने फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जिस पे वो डिपेंड करता है। अब काउंटन इफ़ेक्ट का क्या है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी इंटरेक्शन जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, इसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बात करते हैं, तो वो इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ काउंटन इफ़ेक्ट क्या होगा ये अंडरस्टैंड करेंगे। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते। तो इसके लिए जो फार्मूला दिया है वो क्लाइन और निशीना का फार्मूला है, उसको उन्होंने डिराइव किया है। ये वो डिफरेंशियल फॉर्म है उसका। ज़ाहिर है अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए है तो आप उसको यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है टोटल सॉलिड एंगल, तो उसके लिए फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, पहले तो इधर ये ज़रा मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम से कि मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं। एक फोटॉन यहाँ पे आया, गैमा रे फोटॉन है ऑब्वियसली। चूँकि हम गैमा रे की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वैसे तो एक्सरेज भी काउंटन इफेक्ट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूँकि हम गैमा रेज की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, सो ये लेट्स सपोज वो फोटॉन है। अब ये आया तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि आज़ाद है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और स्कैटर्ड हो जाएगा एट सम एंगल दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल थीटा। ओके, नाउ इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन यानी उसका जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की थोड़ी सी मैं आपको याद दहानी करा लूँ अगर आप भूल गए हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है और जिस तरह किसी सर्कल का एक टुकड़ा एक सेक्टर होता है, इस तरह एक स्फीयर का एक यूनिट जो है वो एक कोन की शेप का होगा। मैं अगर इस स्फीयर पे एक रीजन मार्क कर लूँ और सेंटर तक उसका एक कोन सा बना लूँ, तो ये एक एरिया मैंने मार्क कर लिया। ये जो एरिया है ए, इसको अगर आप इस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इसके स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आपको जो क्वांटिटी मिलती है, ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर। अब यूनिट्स डायमेंशंस तो इसके नहीं है, लेकिन इससे जो क्वांटिटी मिलते हैं उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इस कैपिटल ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट जो है वो ऑब्वियसली स्टी रेडियन होगा, एस आर। सो एस आर इज़ द यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल। इसको स्क्वायर रेडियन भी कहते हैं, स्टी रेडियन भी कहते हैं। सो इट सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे वो इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन चाहिए तो टोटल की पूरे स्फीयर के लिए तो ज़ाहिर है ये फिर पूरा ओमेगा आएगा। उसके लिए हमने एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, यानी अगर हम कंप्लीट स्फीयर की बात करें तो फिर उसके लिए एरिया चूँकि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो आ जाएगा 4 पाई r square divided by r square, and from here you get it is 4 pi st radian. So अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ ये, तो मैं यूनिट साथ लिख सकता हूँ। So 4 pi st radian in a complete sphere. So this was something about
सॉलिड एंगल जो कि बार बार हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो लेकिन एक पोर्शन की अगर हम बात करें ना, इस उस पूरे सॉलिड एंगल का एक डिफरेंशियल पार्ट, सो दैट इज़ डी सिग्मा। यहाँ पर मैंने लिखा है एक रीजन है, ये स्ट्रिप आपको नज़र आ रहा है, एक स्ट्रिप सा है, और उसकी ये इस आर्क की लेंथ है, और इस लेंथ को अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मुझे इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा इस आर साइन थीटा के साथ, फिर मुझे एरिया मिलेगा। इस आर्क की ये छोटी सी जो लेंथ है, आर्क की लेंथ जो है वो भी अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है उसको आर्क कहते हैं, और अगर आर्क की लेंथ को फॉर एग्जांपल मैं एस कहता हूँ, तो उस आर्क की लेंथ का जो फार्मूला होगा एस इक्वल्स आर थीटा। या अगर मैं प्लेन एंगल की डिफिनीशन लिखूँ, जिस तरह अभी मैंने सॉलिड एंगल की डिफिनीशन लिखी, वो एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस था, जबकि ये लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस है, एस बाई आर। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं, डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन यूनिट इसका होता है रेडियन, ठीक है। सो एस इज़ द लेंथ ऑफ दैट आर्क, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इफ दैट एंगल इज डी थीटा, ये इस स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ। सो वो स्ट्रिप कितना जो है थिकर, अगर ये एक लाइन होता तो एक अलग बात थी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, लेकिन इस दफ़ा एक स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप की कुछ ज़ाहिर है उसका कुछ थिकनेस है, तो इसका उन दो लाइंस के दरमियान भी एक एंगल है, इसको डी थीटा कहते हैं। दैट डी थीटा इज़ व्हेन मल्टीप्लाइड विद आर, सो यू गेट दिस लेंथ। सो दिस इज़ डी थीटा एंड दिस इज़ एस, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। सो अगर मैं लिखूँ आर डी थीटा डिवाइड बाई आर, सो इस पर्टिकुलर केस में एंगल जो है वो डी थीटा है। सो आर डी थीटा इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द टोटल आर्क, सही है, आर डी थीटा। नाउ इस लाइन को इस वर्टिकल हाइट के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, वर्टिकल हाइट क्या है इस पर्टिकुलर केस में, परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट, सो दैट इज ऑटोमेटिकली आर साइन थीटा। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, आर साइन थीटा multiply आर डी थीटा, and then you multiply just 2 pi r, so r in this case is r sin theta, and just r d theta, so इनको सिंप्लीफाई करें, you get 2 pi sin theta d theta। वेल ये चीज़ें डिटेल से मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिराइवेशन ऑफ दिस फार्मूला। इट इज़ जस्ट simple, if not simple, it is mathematical techniques you should know, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल फिज़िक्स अमूमन 7th या 8th सेमेस्टर में होता है BS में, तो तब तक आपने ये चीज़ें की होंगी, आई होप की होंगी, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस पढ़े होंगे, तो वहाँ पर शायद पढ़ा हो। बहरहाल ये वो फार्मूला है क्लाइन और उसका निशिना का, जिसमें हमें बहुत सारे फैक्टर वो नज़र आ रहे हैं। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर ये अल्फ़ा एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, सो अल्फ़ा को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है। इट इज़ एनर्जी ऑफ अ क्वांटम डिवाइडेड बाई रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे इस इंटरेक्शन के अंदर फोटो इस क्वांटम इफेक्ट में हर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी इस क्वांटम स्कैटरिंग के अंदर स्कैटरिंग सेंटर क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन एक स्कैटरिंग सेंटर होता है। इस केस में मैंने बनाया है स्कैटरिंग सेंटर इलेक्ट्रॉन को बनाया है, और ये आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ क्वांटम जो बढ़ता है, क्वांटम एनर्जी यानी HF
अगर तो एनर्जी ऑफ क्वांटम बढ़ता है तो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती है. सो इफ़ ई इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, आई शुड से डी सिग्मा डिवाइड बाई डी, ये कम होता है. ठीक है, तो ये इस ग्राफ से भी पता चलता है. देखिए, अगर 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटॉन है तो उसकी इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी एज़ कंपेयर टू हाई एनर्जी फोटॉन ज़्यादा है. आप देख सकते हैं ना, उसकी इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी डी सिग्मा डिवाइड बाई डी सिग्मा. सो ये स्मॉल सिग्मा है, नीचे जो कैपिटल सिग्मा है, तो ये हमें वो प्रोबेबिलिटी देते हैं. इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग अ फोटॉन इनटू अ सॉलिड एंगल डी सिग्मा थ्रू एन एंगल थीटा. तो ये प्रोबेबिलिटी है वो उस इंटरेक्शन की कॉम्पटन इफेक्ट की. अब देख सकते हैं इस केस में ना ग्राफ ऊपर है, यानी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यानी 180 पे भी काफ़ी सारे फोटॉन, इधर 180 एंगल पे भी बहुत सारे हैं. लेकिन जो हम एनर्जी ज़्यादा करते हैं, आप देख सकते हैं, तो 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला उसकी तकरीबन ना होने के करीब है, बहुत कम है. सही है. तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि अगर एनर्जी ऑफ क्वांटम इंक्रीज़ होती है तो काउंटर इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी में कमी आती है. और यहाँ पर ये भी है कि चूँकि हर इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑफ जो है इंटरेक्शन है, स्कैटरिंग सेंटर है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियसली इस की इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. और जो है बल्क स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज़ जो है, बल्क स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज़ ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन टारगेट. ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी टारगेट के अंदर, यानी टारगेट के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्कैटरिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं बल्कि वो मेनली इस पे डिपेंड करेगी, इसके साथ उसमें इंक्रीज़ आएगी. और वैसे भी ये जो काउंटर स्कैटरिंग की इंटरेक्शन है ना, वो इसलिए पर इलेक्ट्रॉन जो है इन टर्म्स ऑफ पर इलेक्ट्रॉन ही अमूमन एक्सप्रेस की जाती है, बिकॉज इट हैज़ मेनली डिपेंडेंस ऑन द चार्ज डेंसिटी इन दैट मटीरियल की इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, तो ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी. इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के बाद हम ये देखेंगे कि जितने भी इंटरेक्शन मैकेनिज़म्स हैं, यानी पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, हर एक का अपना एक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है. तो कौन सा ज़्यादा प्रोबेबल है, कौन सा कम है, क्योंकि चीज़ों पे तो हम कंबाइन इफेक्ट्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.